हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल डीजी वेदा में एक और फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अभी 11th क्लास में बेसिक के बारे में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी के अनुसार। उसमें 3-4 लेक्चर आ चुका है इस चैनल पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा या इस चैनल पे आके देख सकते हैं। तो आज उसी सीरीज में हम लोग एलॉय के बारे में जानेंगे, डिटेल में जानेंगे कि एलॉय होता कैसे है, कैसे बनता है, और कुछ एलॉय का मैं एग्जांपल भी दूंगा जो हमारे एवरीडे लाइफ में यूज होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एलॉय के बारे में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एलॉय होता क्या है। एलॉय का मतलब है मिश्र धातु। इसका एलॉय का मतलब जैसे कार वगैरह में एलॉय व्हील भी होता है, वो भी एलॉय डिफरेंट मेटल से बनकर होता है। जैसे देखिए, मोर देन वन एलिमेंट can be mixed to prepare the alloy। एलॉयज को बनाने के लिए वन एलिमेंट से ज़्यादा, वन और वन से ज़्यादा, वन एलिमेंट, वन और मोर एलिमेंट कैन बी मिक्स टू प्रिपेयर द एलॉय। मतलब कि एक से ज़्यादा, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, एक से ज़्यादा, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार भी हो सकता है। इसका मैं अभी एग्जांपल दूंगा। मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट को हम लोग मिलाते हैं किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में मिलाते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं। सॉलिडिफाई करते हैं, उससे जो हम लोग को मटेरियल मिलता है, जैसे ये मिला मटेरियल, यही होता है हमारा क्या, एलॉय होता है। तो देखिए इसमें होता क्या, जो एलॉय होता है वो मेटेलिक कैरेक्टर का होता है। उसमें मतलब मेटल वाला गुण आ जाता है ज़्यादा। अगर आप कंसाइज फॉर्म में डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो मैं कोट करता हूँ, उसको आप लोग लिख लीजिए। देखिए मैं आप लोगों के सामने कोट कर रहा हूँ कि इसका क्या आप लिख सकते हैं। देखिए, when two or more element are melted together and resulting liquid in allowed to solidify the product so obtain is called alloy। मतलब कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को मिलाने से जो बनता है, सॉलिडिफाई होकर, उसको हम लोग एलॉय बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी होता है, मेटेलिक गुण होता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हम लोग एलॉय बनाते क्यों हैं, वाई वी मेड एलॉय, वाई वी मेड एलॉय। ये सबसे अच्छा सवाल है कि हम लोग एलॉय बनाते क्यों हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जो सिंगल एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी अलग होता है, और जब उसको दूसरे एलिमेंट से मिला देते हैं तो उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसके अनुसार हम उसको अपना यूज करते हैं। जैसे देखिए, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में जो सोल्डर यूज होता है, सोल्डर वायर का यूज होता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को जोड़ने के लिए सोल्डर वायर का यूज होता है, सोल्डर वायर का यूज होता है। ये किसका एलॉय रहता है दोस्तों, ये लेड प्लस टीन का रहता है। लेड प्लस टीन को मिलाते हैं, लेड प्लस टीन को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, सोल्डर वायर। इसका हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। अब देखिए डिफरेंस क्या हो गया, जो लेड का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो तकरीबन 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, और टीन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी तकरीबन 100 डिग्री के आसपास होता है, 120 डिग्री या 100 डिग्री के आसपास होता है। और जब ये दोनों को मिला देते हैं तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हम लोग को कितना मिल जाता है, 100 से लेके 105 डिग्री के आसपास मेल्टिंग पॉइंट मिल जाता है। ये इसी रेंज में रहता है, थोड़ा सा और ऊपर भी हो सकता है। तो देखिए, इसका 150 था, इसका 100 था, लेकिन जब दोनों को मिलाए तो एक रेंज में आ गया। तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम गया, अपने हिसाब से हम उसको यूज करने लगे। इसी तरह से डिफरेंट प्रॉपर्टी आ जाता है एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मिलाने के लिए। आप जैसे देखिए, एक एग्जांपल और मैं देता हूँ, जैसे मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे हमारे घर में स्टेनलेस स्टील यूज होता है, स्टेनलेस स्टील का जो बर्तन यूज होता है उसमें बेसिकली क्या मिलाते हैं हम लोग, उसमें कार्बन मिला हुआ रहता है, फेरस मिला हुआ रहता है, स्टील मिला हुआ रहता है, मोलिब्डेनम मिला हुआ रहता है। ये सब मिला के, टंगस्टन मिला हुआ रहता है, ये सब मिला के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टील बनाते हैं। डिफरेंट टाइप के टंगस्टन कई बार नहीं भी यूज करते हैं, लेकिन जो स्टेनलेस स्टील होता है इसमें कार्बन रहता है। कार्बन का मात्रा जितना ज़्यादा रहेगा, और इसमें एक चीज़ और मिलाया जाता है, क्रोमियम।
क्रोमियम के कारण चमक आता है, ये एंटी रस्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, एंटी रस्ट यानी कि जंग उसको नहीं लगने देता है। तो ये बात आप समझ गए हो कि एलॉय हम लोग क्यों यूज करते हैं। एलॉय यूज करने का बेसिक रीज़न ये है कि जब एक से ज़्यादा एलिमेंट को मिलाते हैं तो उसका प्रॉपर्टी जो सिंगल एलिमेंट का था उससे अलग प्रॉपर्टी हम लोग को मिलता है, और उस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करते हैं एवरीडे लाइफ में, जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए। ये बेसिक रीज़न है एलॉय का। अब देखिए ये एलॉय बनता कैसे है, एलॉय का हम लोग क्या, एलॉय की ज़रूरत क्या है, इसके बाद हम जानेंगे एलॉय कितने तरह का होता है। तो दोस्तों जो एलॉय है बेसिकली दो तरह का एलॉय होता है, पहला होता है फेरस और दूसरा होता है दोस्तों नॉन फेरस। दूसरा क्या होता है दोस्तों, नॉन फेरस। तो देखिए फेरस एलॉय जिसमें एक एलिमेंट, फेरस का मतलब ये Fe और कॉपर हो और दूसरा तीसरा एलिमेंट कोई भी रह सकता है। जब फेरस और कॉपर हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेरस एलॉय। उसके अलावा जो भी बनेगा एलिमेंट, जैसे जिंक मिल गया, लेड मिल गया, टीन मिल गया, ये सब एलिमेंट मिलकर बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, नॉन फेरस एलॉय मिलेंगे। बहुत सारा एलिमेंट है, वो अभी मैं एग्जांपल दूंगा। तो ये एलॉय का कितना टाइप हो गया दोस्तों, दो टाइप। ये दोनों अपने नोटबुक में लिख लीजिए, डिफिनीशन भी मैं बोला था उसको पॉज करके लिख लीजिएगा। तो एलॉय कितने तरह का होता है दोस्तों, फेरस एलॉय होता है, नॉन फेरस। फेरस में क्या होगा कि जो भी एलिमेंट मिक्स कर रहे हैं उसमें एक एलिमेंट फेरस होगा नहीं तो कॉपर होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरस एलॉय। बाकी जो एलिमेंट के मिलने से बनता है उसको हम लोग नॉन फेरस एलॉय बोलते हैं। एलॉय में हम क्या कर सकते हैं, एक मेटल मिला सकते हैं, दूसरा क्या मिला सकते हैं, नॉन मेटल, दूसरा नॉन मेटल मिला सकते हैं, फिर पहला मेटल दूसरा भी मेटल, पहला भी मेटल एलिमेंट और दूसरा भी मेटल एलिमेंट। फिर एक तरीके से कर सकते हैं दोनों नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल, एक मेटल, देखिए एक मेटल दूसरा नॉन मेटल, फिर मेटल फिर दूसरा भी मेटल, फिर नॉन मेटल और फिर नॉन मेटल। मतलब इतने तरीक़ा से हम लोग एलॉय प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हो गया एलॉय के बारे में। अब एलॉय के बारे में हम लोग जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एलॉय है, उसके बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ, उसका कंपोजिशन उसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछता है कि इसका कंस्टिट्यूएंट क्या है, तो वो आपको याद रहना ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले ब्रास, ब्रास क्या होता है, ब्रास आपका कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बना हुआ था, कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बना हुआ रहता है। ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, ब्रोंज। उसके बाद क्या देखेंगे दोस्तों, ब्रोंज। दूसरा जो एग्जांपल है हम लोग का ब्रोंज है। ब्रोंज में क्या रहता है दोस्तों, कॉपर प्लस टीन। अब देखिए ब्रास और ब्रोंज में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या याद करें। तो देखिए ब्रास में क्या रहता है, कॉपर प्लस जिंक रहता है। यहाँ पर देखिए ब्रोंज, ब्रोंज में लास्ट में जिंक आ रहा है, यानी इसमें जिंक इधर नहीं रहेगा। एक ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। ब्रोंज नाम में ही जेड इधर आ गया, जेड आ गया, यानी जेड इधर ही आ गया तो कॉपर और टीन हो गया। मतलब एक ट्रिक है कि कन्फ्यूजन ना हो। ब्रास में क्या होता है, कॉपर और जिंक होता है, ब्रोंज में क्या होता है, कॉपर और टीन होता है। उसी तरह से देखिए अनदर एग्जाम्पल देखिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, प्लस निकेल होता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, कई बार एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन जर्मन सिल्वर। तो सिल्वर का कोई परसेंटेज नहीं होता, इसका नाम है बस जर्मन सिल्वर। इसमें 0 पॉइंट होता है सिल्वर, ये याद रखिएगा, 0%। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं गन मेटल। अब गन मेटल का क्या क्या से मिलकर बना हुआ होता है, ये देखिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे गन मेटल। गन मेटल हो जाएगा आपका, इसमें मिलाते हैं कॉपर, टीन और जिंक मिलाते हैं दोस्तों। तो इसको भी आप लोग लिख दीजिए। इसके बाद देखिए गन मेटल के बाद क्या हो जाएगा, गन मेटल के बाद हम लोग पढ़ेंगे रोल्ड गोल्ड। जिसका रोल्ड गोल्ड का क्या यूज होता है, रोल्ड गोल्ड का सबसे अच्छा यूज है कि इससे हम लोग आर्टिफिशियल जितना भी महिलाएं या माता बहनें लोग जितना भी वो जेबर वगैरह पड़ती है पहनती है, वो सब क्या बना रहता है, रोल्ड गोल्ड का। तो एक कॉपर मिला हुआ रहता है इसमें, उसके बाद एल्युमिनियम मिला हुआ रहता है। ये याद रखिएगा, कॉपर और एल्युमिनियम को मिलाने से हम लोग और थोड़ा बहुत मैग्नीशियम भी दे देते हैं माइन्यूट अमाउंट में, ये रोल्ड गोल्ड बनता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा कि क्या क्या इसका कंस्टिट्यूएंट है। उसके बाद नाइक्रोम, नाइक्रोम का हम लोग क्या, जो हमारे घर में विद्युत इस्त्री है या हीटर है उसमें नाइक्रोम के वायर का यूज होता है। तो नाइक्रोम इस नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या क्या रहेगा, निकल प्लस क्रोमियम, निकल प्लस क्रोमियम रहता है। थोड़ा सा अमाउंट में इसमें और हम लोग क्या मिलाते हैं, निकल प्लस क्रोमियम के अलावा
फेरस भी मिला देते हैं, लेकिन ये कम अमाउंट में रहता है। तो बेसिकली ये निकल और क्रोमियम का नाम से ही पता चल रहा है नाइक्रोम। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेनलेस स्टील, जो हमारे घर में यूज होता है बर्तन के रूप में, स्टेनलेस स्टील। इसका क्या क्या कंस्टिट्यूएंट रहता है ये भी लिख लीजिए। इसका रहता है फेरस रहेगा यानी कि लोहा, फेरस के बाद रहेगा आपका क्रोमियम जो कि एंटी रस्टिंग प्रॉपर्टी देता है, उसके बाद मैग्नीज रहता है, उसके बाद कार्बन रहता है। तो ये इतना 7 जो मैं लिखा हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब का कंस्टिट्यूएंट याद कर लीजिए। इधर क्या हो गया आपका दोस्तों एलॉय, इधर क्या हो गया इसका कॉन्स्टिट्यूएंट, इसका क्या हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कितना एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये आप लोगों ने अच्छे से लिख लिया होगा, इसको समझ लिया होगा। तो इसको आप रट जाइएगा, बहुत सा एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि अगर पूछ दिया कि ब्रास का कौन कौन कंस्टिट्यूएंट है, ब्रॉन्ज का क्या क्या कंस्टिट्यूएंट, जर्मन सिल्वर, गन मेटल, रोल्ड गोल्ड, नाइक्रोम, स्टेनलेस स्टील, तो इसको आप लोग अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। तो ये तो क्या था पूरा एलॉय के बारे में। अब एलॉय आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एलॉय क्या होता है, क्यों बनता है, हम लोग एलॉय बनाते क्यों हैं, ये सारा चीज़ मैंने बताया है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गया होगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल है डीजी वेदा, उसको आप लोग कनेक्ट हो लीजिए उससे, उसमें आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब ये ख़त्म होने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेसिक लॉ पढ़ेंगे। जैसे देखिए केमिकल में होता है, केमिस्ट्री में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब कि जैसे कोई भी कंपाउंड बनता है, कोई भी कंपाउंड बना केमिस्ट्री में तो वो सर्टेन लॉ को फॉलो करते हैं, जो 4-5 सर्टेन लॉ है उसी को वो फॉलो करके बनता है। इसीलिए जब केमिस्ट्री आप लोग का स्टार्ट किया जा रहा है तो बेसिक में हर जगह पढ़ाया जाता है कि जो ये क्या है लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन है, आप लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए इसमें सबसे पहला जो लॉ होता है वो लॉ ऑफ होता है कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कि मास का कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो सबसे पहला वो क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया। देखिए अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये लॉ कहता क्या है। देखिए इसमें लॉ का जो डिफिनीशन है वो है मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, मतलब उत्पन्न भी नहीं किया जाता है, ना इसको नष्ट किया जाता है। केमिकल रिएक्शन के दौरान ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे देखिए इसको समझिए, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, H2 है और O है, ये मिलके क्या बनता है H2O। तो अब हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 मानते हैं, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 2 ग्राम, ठीक ऐसे मान लीजिए 2 ग्राम। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 ग्राम, तो ये मिल के क्या बनाएगा 18 ग्राम, यानी कि ये फिक्स है। ये इधर भी देखिए LHS में भी 18 ग्राम, RHS में भी 18 ग्राम, ऐसा नहीं कि 18 ग्राम मिला के हम लोग 20 ग्राम बना देंगे। तो इसको अगर समराइज फॉर्म में लिखना चाहें तो मास ऑफ क्या दोस्तों रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो मास ऑफ प्रोडक्ट का बराबर रहेगा। यही जो है इसको स्टार मार करके अपने नोटबुक में लिख लीजिए, मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट। यही कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है कि कोई भी रिएक्शन हो, ये तो मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके बताया, कोई भी रिएक्शन हो उसमें जो मास रहता है वो कंजर्व रहता है। जितना रिएक्टेंट का मास रहेगा उतना मास प्रोडक्ट का रहेगा, वो कहीं से ऐड नहीं होगा। अब इसका देखिए अब देखिए इसमें कैसे इसका एप्लीकेशन होता है एग्जाम में, इससे कैसे न्यूमेरिकल आता है। एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का न्यूमेरिकल हम लोग को देखने को मिल सकता है इस थ्योरी के आधार पर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। देखिए कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ, मतलब कितना मास ऑफ, व्हाट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी सीधा लिख देते हैं NaCl, व्हाट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड वुड बी decomposed by 9.8 gram of
सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। इसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, इफ 12 ग्राम ऑफ सोडियम बाइसल्फेट यानी कि NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट को सीधा हम लोग क्या लिख दिए, NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट एंड 2.75 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl वेयर प्रोड्यूस्ड in a reaction that the law of conservation of mass is true। मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ट्रू है, तो इसको प्रूफ करके दिखाइए। तो देखिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं दोस्तों, ये कैसे होगा। बहुत ही सिंपल है, इससे आप लोग समझ जाइएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से किस तरह का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। अब इसका मैं इसे सॉल्यूशन दिखाता हूँ। देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन में क्या बताया था कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, PR शॉर्ट में लिख रहा हूँ। मास ऑफ रिएक्टेंट इज मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। अब यही कीजिए, अब मास ऑफ रिएक्टेंट क्या क्या हो गया, हमको निकालना किसका है, सोडियम क्लोरिक एसिड कितना रिएक्ट कर रहा है, सोडियम क्लोराइड। ये हमको नहीं पता है, तो इसको हम लोग x मान लेंगे, x प्लस उसके बाद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4, तो 9.8 लिख देंगे। ऐसे बन क्या रहा है, इसे रिएक्शन होकर डिकम्पोजिशन होकर क्या बन रहा है। सबसे पहले इसका हम लोग वो लिख लेते हैं, केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं जिससे समझने में आसानी हो। NaCl प्लस H2SO4, ये क्या में बदल रहा है दोस्तों, ये बदल रहा है NaHSO4 प्लस, इसके बाद और कौन बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका मास हमको निकालना है, तो इसका मास हम लोग x मान लेंगे, प्लस H2SO4 कितना रिएक्ट कर रहा है, 9.8। इधर में फिर कितना है, NaHSO4 कितना दिया है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में NaHSO4 12 ग्राम दिया हुआ है, तो ये 12 ग्राम लिखेंगे। यहाँ पे ये 9.8 ग्राम दिया हुआ है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी देखिए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 2.75 ग्राम। तो देखिए अब इसको ऐड कीजिए सिंपली, तो जो सिंपली इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, इधर कितना हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा आपका 14.75 ग्राम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब क्या करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा मैं ऊपर का क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, आपका फिर क्या आ जाएगा, x बराबर कितना, x प्लस कितना था 9.8 बराबर 14.75 ग्राम। x बराबर क्या आ जाएगा, इसको माइनस कर दीजिए, 14.75 माइनस 9.8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.95 ग्राम। यही आपका आंसर है। यानी आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन का कितना बढ़िया यूज किया गया इस न्यूमेरिकल में। कुछ नहीं दिया रहेगा, इसी तरह का न्यूमेरिकल दिया रहेगा कि ये इतने से रिएक्ट करके इतना बन रहा है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन को वैलिड कराने के लिए बस जो अननोन है उसको हम लोगों ने x मान लिया, फाइनली कैलकुलेट करके कितना आ गया 4.95 ग्राम। तो ये बहुत ही अच्छा एकदम प्राइम एग्जाम्पल था आप लोग को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझने के लिए। इसी तरह से इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, मतलब लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, उसके बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसके बाद गे-लुकेज लॉ, उसके बाद एवोगाड्रो लॉ। ये जो बेसिक है, अभी एक बताया हूँ, 4 और बचा हुआ है। तो इसको अगर आप लोग को समझने में दिक्कत हुआ होगा, किसी तरह का दिक्कत आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी का जो 4 लॉ बचा, बेसिक केमिकल जो लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन का 4 लॉ और बचा हुआ है दोस्तों, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा।
और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रहा है तो टेलीग्राम में या यूट्यूब में ही कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगता हो तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कुछ कीजिए, डिसलाइक कीजिए और बताइए कि वीडियो में आप लोग को क्या कमी लगा, क्या सुधार किया जा सकता है। लेकिन लाइक या डिसलाइक ज़रूर किया कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो जल्द ही मैं आप लोगों के साथ एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।